गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, संधारित्र तथा परावैद्युत। तो संधारित्र क्या है? यह एक ऐसा संयंत्र होता है जिसमें वैद्युत आवेश का संग्रह होता है और उसको विभिन्न प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। इस अध्याय में हम इसके सिद्धांत, बनावट, विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं कि संधारित्र वैद्युत धारिता क्या होती है, यानी कि धारण करने की क्षमता। तो किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश धारण करने की क्षमता की माप होती है। यानी जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका वैद्युत विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता जाता है। तो यदि किसी चालक को हम Q आवेश देते हैं तो उसके विभव में V वृद्धि होती है। यहाँ चित्र से आप देख सकते हैं कि इस चालक को Q आवेश दिया गया है तो उसके विभव में वृद्धि अगर V है तो Q समानुपाती V लिखेंगे या Q बराबर CV लिखेंगे। यहाँ पे C क्या है? एक नियतांक है जिसका मान चालक के आकार, आकृति, समीपवर्ती माध्यम तथा पास रखे अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करता है। इस नियतांक को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यह वैद्युत धारिता कहलाती है C, और इसको हम लिख सकते हैं C बराबर Q बटा V, इसी से, इस सूत्र से। तो ये C बराबर Q बटा V, जिसको हम वैद्युत धारिता कहते हैं, यह चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा संगत विभव के अनुपात के बराबर होती है। C का SI मात्रक फैरड होता है, इसको हम फैरड कहते हैं। तो 1 फैरड बराबर 1 कूलम्ब प्रति वोल्ट, यानी 1 कूलम्ब अपॉन वोल्ट। तो 1 फैरड इक्वल टू 1 कूलम्ब पर वोल्ट के से हम इसको डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं कि यह किसी चालक को 1 कूलम्ब आवेश देने पर उसके संगत विभव वृद्धि 1 वोल्ट हो तो चालक की धारिता 1 फैरड हो। चूँकि फैरड बहुत बड़ी यूनिट मानी जाती है तो इसके हम छोटी यूनिट को माइक्रो फैरड, पिको फैरड वगैरह उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। 1 माइक्रो फैरड बराबर 10⁻⁻6 फैरड, 1 नैनो फैरड 10⁻⁻9 फैरड, 1 पिको फैरड 10⁻⁻12 फैरड। सामान्यतः क्वेश्चन में यही सब उपयोग में होगा। अब फैरड का इसका हम निकालेंगे जब हम विमीय सूत्र, तो हमको प्राप्त होगा m⁻⁻1 l⁻⁻2 t⁻4 a⁻2। तो इसको आप लोग निकाल लेंगे, अभ्यास कर लेंगे। अब आइए किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता के बारे में पढ़ते हैं, यानी कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। माना A त्रिज्या के एक विलगित गोलीय चालक को Q कूलाम आवेश दिया गया है जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी इसको जब हम चालक को आवेश देंगे तो यह इसके पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इसका वैद्युत विभव क्या होगा गोलीय सतह पर, या हम इस सूत्र से देंगे, V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन A। A क्या है? इसकी त्रिज्या है। अतः विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता, अभी हम लोगों ने पढ़ा है C = Q अपॉन V। तो यहाँ पे जब V का मान रखेंगे 1/4πε0 Q अपॉन A, तो Q से Q कटेगा और A ऊपर चला जाएगा, 4πε0 ऊपर जाएगा, तो C हमको प्राप्त होगा 4πε0 A। अगर यह गोलीय चालक किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, तब चालक की धारिता C के हम लिखेंगे 4πε0 K इंटू A, यानी C के यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A होगा और C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K होगा। अतः गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, और इससे हमको ये भी प्राप्त होगा कि C अपॉन C इक्वल टू K, यानी परावैद्युतांक। अर्थात किसी माध्यम में गोलीय चालक की धारिता C तथा निर्वात अथवा वायु में उसी चालक की धारिता C का अनुपात उस माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। इसको भी हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब आइए एक बहुत महत्वपूर्ण अगला जो टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, यानी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इसको आइए समझते हैं। तो चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को ही आवेशित चालक की ऊर्जा कहते हैं, यानी जो कार्य किया जाएगा उसको हम उसकी चालक की ऊर्जा कहेंगे। तो माना किसी चालक की धारिता C है, इसे आवेश Q डैश देने पर इसका विभव V डैश हो जाता है। तब V डैश को हम सूत्र के अनुसार लिखेंगे, V डैश इज इक्वल टू Q डैश अपॉन C। अब अनंत सूक्ष्म आवेश dQ डैश चालक को देने से कृत कार्य कितना होगा, dW इज इक्वल टू V डैश dQ।
या पुराना सूत्र V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू से लिया गया है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डैश डी क्यू डैश। अब यहाँ पे वी डैश का मान रखेंगे तो यह हो जाएगा क्यू डैश अपॉन सी डी क्यू डैश। अतः चालक को 0 से Q आवेश देने में कृत कुल कार्य कितना हो जाएगा, हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से Q तक डी डब्ल्यू को, तो यह हमको प्राप्त होगा कुल कार्य W। यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन सी, यहाँ देखिए सी बाहर हो गया, Q डैश डी क्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से Q तक। तो Q डैश डी क्यू डैश यह इंटीग्रेट होगा तो Q डैश स्क्वायर बाई 2 आएगा और इसका लिमिट होगा 0 टू Q। अपर लिमिट रखेंगे Q, लोअर लिमिट 0, तो हमको मिलेगा W इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। यही कार्य आवेशित चालक में संचित स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा या संचित स्थितिज ऊर्जा है। तो इसको हम U लिख सकते हैं, यही किया गया कार्य। तो U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c या हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। चूँकि Q इक्वल टू सी भी होता है तो अगर हम रखेंगे तो यहाँ से नीचे से एक सी कट जाएगा, तो U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, यह भी एक रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अब अगर हम दो आवेशी चालकों को जोड़ दें तो क्या होगा, आवेशों का पुनर्वितरण होगा और एक कॉमन पोटेंशियल, एक समान विभव उसमें उत्पन्न होगा। तो और उसमें ऊर्जा कितनी ह्रास होगी, उसकी एनर्जी में कितनी कमी आएगी या कितनी कमी आएगी, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कॉमन पोटेंशियल। तो यहाँ पे देखिए दो पृथक्कृत चालकों A और B जिनकी धारिताएं C1 व C2 हैं, Q1 व Q2 आवेश देने पर विभव V1 व V2 हो जाता है। इस चित्र को आप देखेंगे तो Q1 बराबर हो जाएगा C1 V1 और Q2 हो जाएगा C2 V2। जब दोनों चालकों को हम किसी तार से जोड़ देते हैं तो धनावेश का प्रभाव ऊंचे विभव से नीचे विभव वाले चालक पर जाने लगता है जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता है। इसी अंतिम समान विभव को उभयनिष्ठ विभव या कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ पे देखिए इसका V1 था, इसका V2 था, यहाँ पे V कॉमन पोटेंशियल हो गया। अब उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, कुल आवेश बटा कुल धारिता। कुल आवेश Q1 प्लस Q2 है, कुल धारिता C1 प्लस C2 है, तो हम V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 से हम दिखा सकते हैं कि ये कॉमन पोटेंशियल है। तो Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 में Q1 Q2 का मान रखेंगे C1 V1 और Q2 का C2 V2, तो हमको मिल जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। यह उभयनिष्ठ विभव है। माना आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालक पर आवेश Q1 डैश व B पर Q2 डैश हो जाता है। यानी चालक A पर आवेश कितना हो गया Q1 डैश, चालक B पर Q2 डैश। पुनर्वितरण मतलब उसमें जो रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो Q1 डैश हो जाएगा C1 V और Q2 डैश यहाँ पे C2 V। यहाँ पे देखिए V1 V2 नहीं लिया गया क्योंकि अब हम कॉमन पोटेंशियल लेंगे, V और V यहाँ दोनों जगह है, तो दोनों को जब भाग देंगे तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश ये C1 अपॉन C2 हो जाएगा। अर्थात आवेशों का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। कितना होगा, उनकी जो धारिताएं होंगी उसके अनुपात में होगा। स्थानांतरित आवेश की मात्रा कैसे निकालेंगे, Q1 पहले था, Q1 डैश बाद में हो गया, तो दोनों को जब हम घटा देंगे यानी Q1 में से Q1 डैश घटाएंगे तो कितना आवेश स्थानांतरित हुआ यह हमको मिलेगा। तो हम C1 V1 में से C1 V को घटाएंगे, V का मान रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए C1 V1 माइनस C1 को कॉमन लिया गया और V को लिया गया यहाँ पे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो C1 V1 वाला टर्म कट जाएगा और हमारे पास बचेगा C2 V1 माइनस C2 V2। तो यहाँ पे C1 C2 क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए C1 है बाहर तो C2 भी दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, तो V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, यह हमको मिलेगा कि कितना स्थानांतरित आवेश हुआ है। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का कितना ह्रास होगा, तो जोड़ने के पहले दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा इनिशियल होगी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। जोड़ने के पश्चात दोनों में कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, यानी C1 प्लस C2 V स्क्वायर। या कॉमन पोटेंशियल का उपयोग करेंगे हम यहाँ पे, तो V का मान जब रखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, तो यहाँ पे देखिए C1 प्लस C2 का जो स्क्वायर है इससे कट जाएगा, यानी हमको मिलेगा C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। यह फाइनल एनर्जी हो गई। अब लॉस ऑफ एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल में से फाइनल घटा देंगे। इनिशियल हमको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इनिशियल, यह इसमें से हम यह जो फाइनल है इसको घटाएंगे। थोड़ा कैलकुलेशन है,
ऐसा कैलकुलेशन नहीं है कि आपको समझ में ना आए, ये सब कैलकुलेशन आप लोग किए होंगे मैथ्स में। तो आइए इसको समझते हैं। तो हाफ दोनों में कॉमन हो गया, चूँकि हाफ दोनों में है। CUI यानी C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर में से UF यानी फाइनल एनर्जी हम घटाएंगे C1V1 प्लस C2V2 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम C1 प्लस C2 का इसमें गुणा करके और ये ब्रैकेट खोलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो 4 टर्म इसमें से कट जाएगा। कौन सा? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, देखिए माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से कटा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से कटा। तो हमारे पास बचा C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। यहाँ पे बचेगा माइनस 2C1 C2 V1 V2। तो C1 C2 कॉमन लेने पर हमको मिल जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, और ये स्पष्ट दिख रहा है कि V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है। तो इस तरह से हमको जो इस ऊर्जा में ह्रास होगा वह मिलेगा C1 C2 अपॉन 2C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। चूँकि यह धनात्मक है इसलिए जो प्रारंभिक ऊर्जा होगी वो फाइनल ऊर्जा से ज़्यादा होगी। तो ऊर्जा का ह्रास किस रूप में हुआ? यह ऊर्जा ऊष्मा, प्रकाश, चिंगारी या ध्वनि के रूप में क्षय होती है। तो इस प्रकार इतना जितना आज हम लोगों ने डिस्कस किया है इसको आप कॉपी में नोट करेंगे और इसको अच्छी प्रकार एक बार अपने मन से लगा डालेंगे, जिससे कि ये कंप्लीट तैयार हो जाए। फिर अगले टर्न पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।